हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 11 के स्टडीज के दौरान बिल्कुल पहले ही चैप्टर में आपको चार फंडामेंटल फोर्सेस से अवेयर कराया गया। वो चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन पूरे क्लास 11 के स्टडीज के दौरान केवल एक फंडामेंटल फोर्स के ऊपर पर्टिकुलरली स्पेशली केवल एक फंडामेंटल फोर्स का पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कशन हुआ, और वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा किसी और फंडामेंटल फोर्सेस का पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं हुआ। वहीं क्लास 11 में आप अगर ध्यान दोगे तो पूरे डिस्कशन के दौरान मैटर की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा डिस्कशन बेस्ड है हमारे पूरे क्लास 11 का, और वो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? मास। तो हमने जो भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, वर्क, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के सारे लॉज, पूरा मैकेनिक्स यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, ऑसिलेशन, वेव्स, जो भी चीजें हमने स्टडीज की है, तो वो सारी स्टडीज, वो सारे नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना जो भी हमने स्टडी किया, वो सारे मैटर की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बेस्ड है, और वो क्या था? मास। ठीक है, हमने उसी के ऊपर स्टिक होकर मास से ही हमने कंफाइंड होकर सारा डिस्कशन किया था। लेकिन अब क्लास 12 के स्टडीज में हम दूसरे भी फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर पर्टिकुलरली हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और मास के अलावा भी हम मैटर किसी और एडिशनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। आप उससे थोड़ा सा अवेयर हो, जरूर अवेयर हो। और वो क्या है? चार्ज। तो हम इस क्लास 12 की स्टडीज के दौरान ये देखेंगे कि कैसे मास के अलावा भी एक और प्रॉपर्टी जो मैटर होल्ड करता है, यानी कि चार्ज, तो उसकी वजह से और कितने हमारे नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना उससे एक्सप्लेन हो सकते हैं। फिजिक्स में हम यही करते हैं, जो भी चीजें हैपन हो रही है, फिजिकल फिनोमिना हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में हैपन हो रही है, उसको हम समझने की और फिर थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे फिनोमिना जो केवल मास की प्रॉपर्टी की वजह से, मैटर के केवल मास की प्रॉपर्टी की वजह से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, तो फिर जब एक और प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया मिला, प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, यानी चार्ज के बारे में, तो फिर बहुत सारे और लगभग मतलब ज्यादातर जितने भी पूरे फिजिक्स में जितने भी डिस्कशन हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, ठीक ना, तो लगभग सारे वहां पे अभी तक डिस्कस इसके बेस पे डिस्कस होने लगे। तो चार्ज के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा इस पूरे क्लास 12 में, ठीक है। चार्ज के ऊपर बेस्ड होगा, और फिर एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर पूरा हमारा ये डिस्कशन चलेगा पूरे क्लास थ्रू आउट द ईयर क्लास 12 में, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे एक मैंने रोड मैप देने की कोशिश की है कि आपको कौन कौन से टॉपिक से आप रूबरू होंगे पूरे क्लास 12 के स्टडीज के दौरान, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो चार्ज एंड करंट पे ही बेस होगा हमारा कुछ चैप्टर शुरू के। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें कूलॉम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ होगा वहां पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी, ठीक है, जिसमें किरचॉफ का एक इंपॉर्टेंट नाम आएगा, उनका कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर चार्ज एंड करंट पे ही बेस हो गया है मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं माना जाता था, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। तो उसके बारे में हम एक ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म में एक इंपॉर्टेंट नाम आएगा जिनका कंट्रीब्यूशन है बायोट एंड सावर्ट लॉ। फिर आगे फर्दर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, जहां पे फैराडे के कंट्रीब्यूशन का जिक्र होगा। फिर हम आगे देखेंगे कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट और फिर इधर से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कंबाइन होकर एक सिंगल टॉपिक बना देते हैं, और फिर वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर किसी ने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया तो वो थे मैक्सवेल, और उनके मैक्सवेल के चार इक्वेशन जो कि काफी फेमस और पॉपुलर है, उसके ऊपर उससे हम फैमिलियर होंगे। फिर फर्दर स्टडीज में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर की बात करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बेस्ड हैं। फिर अगर फर्दर स्टडीज में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज जिसके ऊपर बेस्ड हैं, बहुत से रेडियो, टीवी, सारी इसकी वजह से पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पॉसिबल है। फिर हम ऑप्टिक्स के ऊपर भी स्टडीज करेंगे, उसके ऊपर भी हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक। फिर
हमें आगे फिर हम देखेंगे कि रिलेटिविटी इन्हीं सारे चीजों पे डिपेंड है, ठीक ना। यानी एक मैटर की वो प्रॉपर्टी यानी चार्ज के ऊपर ये सारी चीजें आगे जाके डिपेंड हो जाती हैं। तो आइंस्टीन का जो स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थियरी है वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हमें इस क्लास 12 में तो स्टडीज नहीं करना है, लेकिन आगे आपको हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में जरूर आपको इसे देखने को मिलेगा। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही पूरा हमारा मॉडर्न फिजिक्स से टिका हुआ है, ठीक। तो ये स्टडीज हमको करना है पूरे क्लास 12 के स्टडी के दौरान। अब करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। तो एंशिएंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यहाँ तक कि 19th सेंचुरी तक इन दोनों प्रॉपर्टीज और फिनोमेना को अलग अलग इंडिपेंडेंट माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में साइंटिस्टों ने, फिलोसोफर्स ने, फिजिसिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया और कैसे इसके यूनिफिकेशन का काम आगे बढ़ा और कैसे ये दोनों यूनिफाई होकर एक सिंगल फोर्स के अंदर में, एक सिंगल टॉपिक के अंदर में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में ये दोनों टॉपिक जुड़ गए, इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम डेट इवेंट्स के साथ जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ये पता चलता है कि 2750 BCE के आसपास जो एंशिएंट इजिप्शियन थे, जो मिस्र के लोग थे, वो एक खास तरीके के इलेक्ट्रिक फिश से अवेयर थे। और उस इलेक्ट्रिक फिश की खासियत ये थी कि जब लोग उसे टच करते थे तो शॉक्स लगता था, झटके लगते थे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फिश का यहाँ तक की मजेदार बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फिश का कुछ खास तरह के डिजीज जैसे गाउट और हेडेक टाइप के डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस इलेक्ट्रिक फिश का यूज किया जाता था। लोगों को उससे टच में, कांटेक्ट में लाया जाता था, फिर उन्हें शॉक लगता था और उन्हें आराम नहीं मिलता था। फिर उस समय इसी टाइम पीरियड में ये भी पता चल चुका था लोगों को कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फिश से जो देखने को मिल रहा है, यानी जो शॉक्स लग रहा है, जो झटके लग रहा है, ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफरेबल है। यानी हर ऑब्जेक्ट से टच करने पे शॉक नहीं लगता था, कुछ ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टच करने पे शॉक लगता था, ठीक है। तो ये लोग इससे अवेयर थे। फिर आगे हम टाइम पीरियड के ऊपर हम डाटा के ऊपर जाते हैं तो 6th सेंचुरी 600 BC के आसपास ये पता चलता है कि उस समय के लोगों को ये पता था एक खास तरीके के मटेरियल के बारे में है, अम्बेर। अम्बेर क्या होता है? एक खास तरीके का पेड़ होता है, देवदार का पेड़ होता है। उस ट्री से जो ग्लू निकलता है, आपने देखा होगा नीम के पेड़ वगैरह से जो ग्लू निकलता है, तो उसी तरीके से उसी पेड़ से जो ग्लू निकलता है, उस ग्लू को ही हार्ड करके उसको रॉड के शेप वगैरह में दे जाता है। अलग अलग उसके ऑर्नामेंट्स और जेम स्टोन, जो भी प्रीशियस स्टोन उसको बनाया जाता है, काफी ज्यादा वो प्रीशियस है, ठीक है। तो उस अम्बेर का नाम आता है, जिसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। तो उस अम्बेर के रॉड को जब कैट का जो फर था या फिर उलेन जो क्लॉथ है, उससे जब रब करके, जब फ्रिक्शन करके, जब हम किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास ले जाते थे, फीदर वगैरह या पेपर्स, बीड्स को जब हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे तो काफी इजीली अट्रैक्ट हो जाता था। तो इसलिए लोग उस समय काफी ज्यादा अवेयर थे। इसी टाइम पीरियड के आसपास एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है, वो ये है कि एरिस्टोटल, ऐसा पता चलता है कि एरिस्टोटल वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले थेल्स ऑफ माइलेटस, जो बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उनसे सबसे पहले डिस्कशन अगर किसी ने मैग्नेटिज्म टॉपिक के ऊपर किया था तो ऐसा माना जाता था कि वो है एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म के ऊपर थेल्स ऑफ माइलेटस से डिस्कस किया था। फिर आगे हम टाइम पीरियड के साथ जाते हैं तो लगभग 12th सेंचुरी के आसपास ये पता चलता है कि जो चाइनीज थे वो लोडस्टोन, यानी जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो पत्थर जो होता है, उसका यूज वो लोग कंपास के तरीके से करते थे। लोडस्टोन कंपास का वो लोग यूज करना जानते थे, ऐसा पता चलता है। फिर आगे हम फर्दर टाइम पीरियड के साथ जाते हैं तो 1282 में अल अशरफ ने डिस्कशन किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स और ड्राई कंपास के बारे में। फिर आगे फर्दर हम देखेंगे कि 16th सेंचुरी BC में एक और पाथ ब्रेकिंग और माइलस्टोन वहां पे डिस्कशन हुआ, किसके द्वारा? विलियम गिलबर्ट के द्वारा, जिनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ डी मैग्नेट। और इस आर्टिकल में विलियम गिलबर्ट ने अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया। और फिर इन्होंने ही जो अम्बेर था, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ठीक ना,
उसका नाम मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिकल कर दिया, ठीक है, और जो फर्दर मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी बनी। ठीक, आगे हम देखते हैं तो 18, 19 और 20 टाइम पीरियड के आसपास एक और बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे, एसी ऑरेस्टेड की। एसी ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली अपने लैब में ये पाया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक कंपास अगर रखा हुआ है तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। उन्होंने ये नोटिस किया सबसे पहले, और फिर इसी यहीं से कहानी स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस में रिलेशन के होने का। ठीक है, फिर बहुत सारे इसके ऊपर वर्क हुए। फिर माइकल स्टोन एक और डेट इवेंट है 1832-31 में माइकल फैराडे ने और इसके ऊपर बेस्ड बायोट ने बहुत सारे लॉज बनाए। ठीक, एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होता है और फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है। तो माइकल फैराडे का नाम आता है 1830 और 31 के आसपास। माइकल फैराडे ने ये बताया ठीक इसके रिवर्स में कि अगर हम किसी करंट कैरिंग जो भी लूप है या सर्किट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उसमें एक ईएमएफ या फिर करंट स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने ये डिस्कशन किया था। फिर आगे हम जाते हैं डेट्स के साथ। तो 1850 to 65 में इस टाइम पीरियड में जेसी मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम और फिजिक्स की दुनिया में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके 4 इक्वेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो जेसी मैक्सवेल ने बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन के ऊपर काम किया और फिर ये बताया कि कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और एक ही मैटर की एक ही प्रॉपर्टी से इंटरलिंक्ड हैं। फिर आगे इसको और भी ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया आइंस्टीन के द्वारा 1905 टाइम पीरियड में अपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन का। और भी नाम आते हैं जैसे फ्रैंकलिन का जो वो काइट एक्सपेरिमेंट था, ठीक ना, लाइटनिंग के थ्रू क्या हैपन होता है, जो हमारे स्वेटर में जो चार्ज दिखते हैं, जो स्पार्क दिखता है और वो लाइटनिंग होता है मौसम खराब मौसम में बारिश के दौरान, तो वो दोनों कैसे सेम फिनोमेना हैं जो फ्रैंकलिन ने बताया 1752 के आसपास। फिर 1800 के आसपास वोल्टास या बैटरी का इन्वेंशन। फिर 1827 में ओम्स का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना और 1887 में हर्ट्ज का इलेक्ट्रोड बनाना। ये सारी पाथ ब्रेकिंग और माइलस्टोन अचीवमेंट्स थे फिजिक्स की दुनिया में और इसी के बेसिस पे पूरा यूनिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो ये की ब्रीफ हिस्ट्री था और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम सारे चैप्टर्स की बात करने वाले हैं क्लास 12 के पूरी स्टडीज के दौरान। इसी पे बेस्ड हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करने वाले हैं और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू।